देश की एक जानी मानी पहली महिला सीरियल किलर है। Is the twisted tale of Cyanide Malika, India's first convicted female serial killer. देश की पहली महिला सीरियल किलर यानी साइनाइड मलिका की वो कहानी जो आपकी रूह तक को कपा देगी। हाय गाइस, दिस इज़ माय न्यू चैनल और ऑफ कोर्स ये इस चैनल पर मेरा पहला वीडियो है। सो आई बिलीव आप मेरी इस वीडियो को और आने वाली वीडियो को खूब प्यार देंगे। सो गाइस, जब मैं ये केस स्टडी कर रहा था तो मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही थी कि ये जो क्रिमिनल माइंडसेट होता है, मुझे लगता था कि ये आदमी लोग जो होते हैं इन्हीं का होता है। बट जब मैं केस स्टडी कर रहा था तो गाइस मेरे कुछ डाउट क्लियर हुए कि ये जो क्रिमिनल माइंडसेट होता है वो किसी का भी हो सकता है, फिर वो चाहे किसी आदमी का हो, किसी लेडी का हो, या किसी बच्चे का हो, या किसी भी एज ग्रुप के पर्सन का हो। सो गाइस, आज जिस हम केस की बात करेंगे वो है केडी कैंपम्मा का, कि कब केडी कैंपम्मा बदल गई मल्लिका साइनाइड में। सो गाइस, ईयर 1970 यानी साल 1970 में कर्नाटका के कग्गालीपुरा गांव में एक लड़की का जन्म होता है। तो घर वाले उस लड़की का नाम रखते हैं केडी कैंपम्मा। गाइस, हालांकि ये जो परिवार था बहुत गरीब परिवार था और गरीब परिवार में केडी कैंपम्मा का जन्म हुआ। थोड़ी बड़ी हुई तो घर वालों ने कम एज में ही कैंपम्मा की शादी जो है वो एक दर्जी से करवा दी। तो जब टेलर से उसकी शादी करवा दी, थोड़े टाइम बाद जो केडी कैंपम्मा है उसके 3 बच्चे भी हुए। बट जो केडी कैंपम्मा थी उसकी शुरू से ही एक चाह थी, वो बचपन से ही जो एक लग्जरी लाइफ है, एक अच्छी लाइफ है, वो जीना चाहती थी। हालांकि उसका जो जन्म है वो एक गरीब परिवार में हुआ, बट जो उसका माइंडसेट था वो हमेशा से ही इन्हीं ख्यालों में डूबा रहता था कि वो कब अमीर बनेगी। तो लेकिन जब बड़ी हुई तो उसकी शादी भी एक दर्जी से हो गई, तो उसको वो जो ऐशो आराम थे वो उसकी लाइफ में मिसिंग थे। हालांकि उसने 3 बच्चों को भी जन्म दिया बाद में, बट फिर भी जो उसकी ख्वाहिशें थी वो अधूरी थी। थोड़ा टाइम निकला, उसके बाद उसने अपने पति को कन्विंस किया कि हम एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। हालांकि उसको स्टार्टिंग में ये नहीं पता था कि वो बिज़नेस किस चीज़ का शुरू करेगी, बट जैसे तैसे करके उसने अपने पति को कन्विंस किया। थोड़े जो पैसे उसके पति ने अपनी मेहनत से इकट्ठा किए थे उससे उसने एक चिट फंड कंपनी स्टार्ट करी। सो गाइस, जो चिट फंड कंपनी कैंपम्मा ने स्टार्ट करी, थोड़े ही टाइम बाद उसमें लॉस होने लगे और धीरे धीरे करके उसमें इतना लॉस हो गया कि वो कंपनी डूब गई। अब जो पैसा था उसके पति ने इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था वो सब का सब लॉस हो चुका था उसका, और कैंपम्मा को भी काफ़ी धक्का लगा इस बात का। जिसके बाद जो कैंपम्मा है उसने अपना घर छोड़ दिया और वो कग्गालीपुरा से बेंगलोर चली गई। सो गाइस, कैंपम्मा जब बेंगलोर पहुंचती है तो बेंगलोर पहुंचकर वो काम ढूंढने की कोशिश करती है, बट स्टार्टिंग में जगह भी नहीं थी जिसकी वजह से उसको काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो गाइस, जब वो काम ढूंढ रही थी तो काम ढूंढते ढूंढते वो एक ज्वेलरी शॉप पर गई। वहाँ पर ज्वेलरी शॉप पर जो ज्वेलरी शॉप का मालिक था उससे उसकी बात होती है और वो कैंपम्मा की जो हालत है उसे देखकर उसको काम पर रख लेता है। तो यहीं से धीरे धीरे जो कैंपम्मा है वो ज्वेलरी शॉप पर काम करती है और बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करती है। तो कैंपम्मा के माइंड में ये चीज़ आती है कि जो उसके सपने हैं जो बचपन से देख रही थी अमीर होने के, वो उसको उस ज्वेलरी की जो चमक है उसमें नज़र आने लगे थे। सो गाइस, कैंपम्मा अब धीरे धीरे वहाँ पर जो है वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करने लगी थी और उसका जो माइंडसेट था वो धीरे धीरे चेंज होने लगा था, या बोलूँ तो धीरे धीरे करप्ट होने लगा था।
कैंपम्मा को लगने लगा था कि जो ज्वेलरी है ये एक तरीके से यही एक ज़रिया है जो उसको अमीरी के रास्ते पर ले जा सकती है। तो गाइस, जब थोड़े टाइम बाद कैंपम्मा ने अपने जो ज्वेलरी शॉप का जो मालिक था उससे बात करी और वो उसके घर पर मेड का काम भी करने लगी, क्योंकि उसको लग रहा था कि खाली एक काम से कुछ नहीं होगा। तो उसने वहाँ पर उसके घर पर मेड का काम भी शुरू किया। तो गाइस, एक दिन क्या होता है कि कैंपम्मा की नज़र जो ज्वेलरी शॉप का जो मालिक था उसके घर में कुछ गहने रखे हुए थे। तो गाइस, जो कैंपम्मा है वो पहली चोरी करती है अपनी उस ज्वेलरी शॉप के मालिक के घर पर, बट अनफॉर्चुनेटली वो पकड़ी जाती है, जिसके लिए उसको 6 महीने की जेल भी होती है। तो इसी बीच जब उसको 6 महीने की जेल होती है तो चीज़ें काफ़ी बदल गई होती हैं। जब वो जेल से वापस आती है तो उसको अब काम मिलना भी मुश्किल हो जाता है। एक तरीके से उसके एक ठप्पा लग जाता है उसके ऊपर क्रिमिनल का, जिसकी वजह से उसको काम मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब होते होते जो कैंपम्मा है वो काफ़ी टूट जाती है, पर जो उसका माइंड था कि उसके माइंड में जो एक अमीरी वाला ख्याल था कि मुझे अमीर बनना है, ये ख्याल अभी भी बना हुआ था। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जो कैंपम्मा है वो मंदिरों में इधर उधर भटकने लगती है। तो एक बार क्या होता है, कैंपम्मा एक मंदिर में जाती है और वहाँ पर वो बैठी होती है। तो वो देखती है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं और मन्नतें मांगते हैं भगवान से और बहुत कुछ मांगते हैं। तो कैंपम्मा के माइंड में ये चीज़ आती है कि भगवान के दर पे यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ ना कुछ मांगने आते हैं, तो क्यों ना मैं इनको झांसे में लूँ। तो यहाँ से जो कैंपम्मा का जो माइंड है वो और करप्ट होना शुरू हो जाता है। जो मंदिर के जो पुजारी होते हैं या वहाँ पर काम करने वाले होते हैं उनको इसके बारे में बिल्कुल भनक नहीं होती है। वो कैंपम्मा की हालत देखकर उसको मंदिर में रुकने की इजाज़त दे देते हैं और कैंपम्मा वहाँ रहने लग जाती है। 19 अक्टूबर 1999 यानी कि 19 अक्टूबर 1999 को कैंपम्मा पहला मर्डर करती है और ये मर्डर था ममता राजन का। ममता राजन बेंगलोर की ही रहने वाली थी और ममता राजन को एक बच्चा चाहिए था। शादी के बहुत टाइम बाद जब ममता राजन को कोई बच्चा नहीं हो रहा था तो वो दर दर मंदिरों में इधर उधर भटक रही थी, मन्नतें मांग रही थी कि उसको एक बच्चा हो जाए। बट फाइनली जब वो उस मंदिर में पहुंचती है जहां पर कैंपम्मा भी थी, तो कैंपम्मा को पता लगता है कि ममता राजन को एक बच्चा चाहिए और वो बहुत डेस्परेट थी इस चीज़ के लिए। तो गाइस, यहीं से जो कैंपम्मा है वो अपना एक प्लान बनाती है और वो जाकर ममता राजन से बात करती है और उसको बोलती है कि एक ख़ास तरीके की एक पूजा होती है, इस पूजा को कीजिए, इस पूजा को करा जाएगा कैंपम्मा के द्वारा और इससे उसको डेफिनेटली जो है वो बच्चा हो जाएगा। तो जब ममता राजन को ये पता लगता है तो वो कैंपम्मा के झांसे में आ जाती है। तो इसके बाद जो कैंपम्मा है वो ममता राजन को कहती है कि एक ख़ास तरीके की पूजा है, इसके लिए तुम्हें सज धज कर एक महंगी साड़ी पहनकर और ढेर सारी ज्वेलरी पहनकर तुम्हें आना होगा और ये जो ख़ास तरीके की पूजा है ये एक शांत से किसी एकांत इलाके में करी जाएगी, मंदिर के पास ही। सो ममता राजन जो है वो कैंपम्मा के झांसे में आ जाती है और 19 अक्टूबर 1999 को मंदिर के पास ही एक एकांत सी जगह होती है, एक शांत इलाका होता है। तो रात में जो है वो कैंपम्मा ममता राजन को टाइम देती है कि आपको इतने बजे आना है और पूरी ज्वेलरी पहनकर अच्छे से सज धज कर आना है। तो जब ममता राजन वहाँ पहुँचती है तो वो पूजा शुरू करती है और एक ख़ास तरीके का जो जल है,
एक लोटे में पानी होता है, वो ममता राजन को पीने के लिए बोलती है। तो ममता राजन जैसी ही वो पानी पीती है उसकी मौत हो जाती है। गाइस, वो जो पानी होता है उस पानी में कैंपम्मा ने साइनाइड मिलाया होता है, पोटाशियम साइनाइड। और ये सब हम सभी जानते हैं कि पोटाशियम साइनाइड जो होता है वो कितना खतरनाक जहर होता है, जिसको पीने के बाद ममता राजन की डेथ हो जाती है। सो ये पहला मर्डर था जो कैंपम्मा करती है। इसके बाद जो कैंपम्मा है वो इसी पैटर्न पर लगातार 6 मर्डर करती है। और ये 6 मर्डर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो मर्डर हैं जो एक तरीके से पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और उनको इसके कुछ सबूत मिले। वरना जो बेंगलोर पुलिस है उसका कहना है कि कैंपम्मा ने 6 नहीं, कम से कम 20 से 25 मर्डर किए थे, और ये वो मर्डर थे जिनके कोई सबूत भी नहीं थे। तो गाइस, कैंपम्मा ने दूसरा मर्डर जो किया वो किया एलिज़ाबेथ का। एलिज़ाबेथ जो कि 52 साल की एक लेडी थी और सतानूर से आई थी। उसको अपनी पोती की तलाश थी। एलिज़ाबेथ की जो पोती थी वो गुम गई थी और किसी ने उसको बताया कि तुम इस मंदिर में जाकर मन्नत मांगो तो तुम्हारी मन्नत ज़रूर पूरी होगी। तो एलिज़ाबेथ जब उस मंदिर में आती है जहाँ पर कैंपम्मा थी, तो कैंपम्मा उससे बात करती है और उससे पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है। तो जब एलिज़ाबेथ उसको अपनी मुश्किल के बारे में बताती है तो कैंपम्मा उसको सेम पैटर्न समझाती है कि तुम्हें इस डेट को तैयार होकर ऐसे ऐसे आना है, महंगी साड़ी पहननी है, महंगी ज्वेलरी पहननी है, और एक ख़ास तरीके की पूजा रखी जाएगी जिसमें तुम्हें बैठना है, और ये पूजा संपन्न होते ही तुम्हारी पोती तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी। तो एलिज़ाबेथ जो है वो कैंपम्मा की बात में आकर उसकी बातों में आ जाती है और उसके कहने पर उस डेट पर रात में वो तैयार होकर अकेले मंदिर के आसपास एक सुनसान इलाका होता है वहाँ पर पहुँचती है। और जब वो पूजा शुरू करती है तो उसी तरीके से कैंपम्मा उसको एक जो लोटे में जल पीने को देती है, एंड ऑफ कोर्स उसमें पोटाशियम साइनाइड था, जिसको पीने के बाद एलिज़ाबेथ की डेथ हो जाती है। सो गाइस, ये जो मर्डर का सिलसिला था ये जारी हो चुका था और कैंपम्मा ने तीसरा मर्डर जो है वो यशोधर्मा का किया, जो कि एक 60 साल की लेडी थी। और ये मर्डर उसने किया सिद्ध गंगा मठ के पास एक जगह है कात्या संदर्भ में, जहाँ पर उसने ये मर्डर किया। यशोधर्मा जो है वो अपने बेटे की शादी करवाना चाह रही थी। यशोधर्मा की बेटे की शादी नहीं हो पा रही थी, काफ़ी वक्त बीत गया था। तो जब वो वहाँ के मंदिर में पहुँची तो उसकी बात वहाँ पर कैंपम्मा से हुई। कैंपम्मा ने हमेशा की तरह उससे उसकी प्रॉब्लम पूछी और उसने बताया कि उसके बेटे की शादी नहीं हो रही। तो इसके बाद जो कैंपम्मा है उसने अपना जो एक हमेशा से एक फॉलो करती थी प्रोटोकॉल, उसने उससे बात करी और उसको उस ख़ास पूजा के बारे में बताया कि एक ख़ास तरीके की पूजा होगी जिसमें तुम्हें ऐसे सज धज कर आना होगा, महंगी साड़ी महंगी ज्वेलरी पहन के आनी होगी, और इसको हम मंदिर के पास करेंगे। तो यशोधर्मा जो है वो उसकी बातों में आ जाती है और सेम जो पैटर्न होता है वो फिर से फॉलो होता है। वो तैयार होकर पूजा में बैठती है और कैंपम्मा उसको फिर से पोटाशियम साइनाइड वाला जो पानी है वो एक लोटे में भरकर पीने को देती है, जिसके बाद यशोधर्मा की डेथ हो जाती है। और एज़ यूजुअल जो कैंपम्मा थी उसकी ज्वेलरी चुरा कर वहाँ से फ़रार हो जाती है। तो गाइस, चौथा मर्डर जो होता है वो होता है मुनियम्मा का, जो कि एक अस्थमा की मरीज़ थी और उसकी उम्र भी 60 साल थी। मुनियम्मा को जब पता लगता है कि बेंगलोर में एक मंदिर है और मंदिर में जाने से उसकी मन्नत मांगने से उसकी अस्थमा की जो बीमारी है वो ठीक हो सकती है, तो मुनियम्मा वहाँ जाती है। और कैंपम्मा जब उसको देखती है और उससे बात करती है तो उसको पता लगता है कि ये अस्थमा की मरीज़ है और वो भी
बहुत डेस्परेट है कि उसकी बीमारी ठीक हो जाए किसी तरीके से। तो हमेशा की तरह जो कैंपम्मा है वो उसको उस पूजा के बारे में बताती है कि तुम्हें पूजा में ऐसे तैयार होकर आना है, ऐसे ज्वेलरी पहन कर आनी है, और एक ख़ास तरीके की पूजा मंदिर के पास की जाएगी एकांत में, जिसके बाद उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। और सेम जो पैटर्न फॉलो होता है, फिर से मुनियम्मा को उस जल के अंदर पोटाशियम साइनाइड पिलाकर उसको मार दिया जाता है और ज्वेलरी लूट ली जाती है। सो गाइस, 5वीं जो विक्टिम थी वो थी पिल्लामा, जो कि व्यादानाथपुरा के पास एक मंदिर है वहाँ पर, जिसको कैंपम्मा के द्वारा मारा गया। पिल्लामा की भी कुछ मुश्किलें थी जिसकी वजह से वो मंदिर में भगवान से जो है मन्नत मांगने आई। एज़ यूजुअल उसको कैंपम्मा ने देखा कि उसको मन्नत मांग रही है और कैंपम्मा उसके पास गई और उसको भी उस खास पूजा के बारे में बताया, और जो उसने पैटर्न एक फ़ॉलो किया था उसको फॉलो करते हुए उसको भी वहाँ पर मंदिर के पास में मारा और उसकी ज्वेलरी जो है वो भी लूट ली। तो गाइस, 6ठी विक्टिम जो थी वो थी नागावेणी, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी, और उसको भी बच्चा चाहिए था, उसको भी बच्चा नहीं हो रहा था। तो जब किसी ने बताया कि बेंगलोर में कहीं आसपास एक मंदिर है, वहाँ पर मन्नत मांगने से उसकी मन्नत ज़रूर पूरी होगी, तो वो वहाँ जाती है जहाँ पर उसको कैंपम्मा मिलती है। और कैंपम्मा जब उससे बातचीत करती है तो कैंपम्मा को पता लगता है कि तकरीबन 6-7 साल से नागावेणी को कोई बच्चा नहीं हो रहा। तो हमेशा की तरह जो कैंपम्मा है उसको उस पूजा के बारे में बताती है कि ये पूजा होगी, एक ख़ास तरीके की पूजा है और एकांत में होगी, और तुम्हें ऐसे महंगी ज्वेलरी, महंगी साड़ी पहन कर आना होगा। और उसको वो कन्विंस कर लेती है, और हमेशा की तरह उसको एक डेट दी जाती है, और रात में जब वो पहुंचती है तो पानी में पोटाशियम साइनाइड जो है मिलाकर उसकी भी जो जान ले ली जाती है, और उसकी जो ज्वेलरी है वो लूट के वहाँ से कैंपम्मा फ़रार हो जाती है। तो गाइस, कैंपम्मा इस तरीके से 6 मर्डर करती है, और पुलिस जो है इन मामलों में कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक जो हमेशा का एक रूल था कि जो पुलिस थी वो कड़ियों को जोड़कर नहीं देख रही थी, और ये जो मर्डर थे जो कैंपम्मा कर रही थी वो बेंगलोर के अलग अलग इलाकों में कर रही थी और अलग अलग डेट पर कर रही थी, जिनके बीच में कई बार गैप भी आता था, जिस वजह से जो मर्डर की कड़ियाँ हैं उनको जोड़ के नहीं देखा जा रहा था। हालांकि जो मर्डर हो रहे थे उनका एक जो बेसिक फंडा था कि पोटाशियम साइनाइड से ही सारे मर्डर हो रहे थे, बट आप कह सकते हैं कि जो मर्डर हो रहे थे वो कुछ गरीब लोग थे, या उनकी पहुंच वहां तक नहीं थी कि उनकी इन्वेस्टिगेशन करी जाए। कुछ जो एकांत इलाके थे, कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर मर्डर हुए और कईयों का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ, लाशों को ऐसे ही जला दिया गया, जिसके बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन भी ठीक से नहीं हुई। तो ये जो मर्डर हो रहे थे ये मर्डर होते गए, और तकरीबन 2006 तक, 1999 से तकरीबन 2006 के बीच में ये कुछ जो मर्डर थे जो आपको बताए गए, इनकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई जिनके बारे में पता लगा, पर इस बीच में कितने और मर्डर हुए इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और कैंपम्मा जो है 2006 में एक लेडी थी रेणुका शर्मा, जब उसके पता लगा उसके पति को कि उसकी वाइफ की डेथ हुई है, उसका पति दुबई में रहता था रेणुका शर्मा का, तो वो इंडिया आता है और पुलिस में FIR लिखवाता है पुलिस स्टेशन में जाकर, और बताता है कि उसकी पत्नी मिसिंग है, और बाद में पता लगता है कि रेणुका शर्मा जो है उसकी डेथ हो गई है। तो जो उसका पति होता है वो पता लगाता है, तो रेणुका शर्मा जो है वो एक मंदिर में एक लेडी से मिलती थी, और ये वही लेडी थी कैंपम्मा। तो कुछ लोगों से उसको पता लगता है कि कैंपम्मा और रेणुका की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, वो मंदिर में आया करती थी, और कुछ लोगों के कहने पर जो है वो उससे बातचीत करके पता निकलवाता है, बट कैंपम्मा का कोई पता नहीं होता। तो वो पुलिस में जाकर अपने वहाँ के जो मंदिर के आसपास के लोग थे उनसे पूछकर जो है पुलिस स्टेशन में जाकर वो कैंपम्मा का हुलिया बताता है।
और पुलिस जब इसके ऊपर जांच पड़ताल करती है तो वहाँ से जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है कैम्पम्मा को पकड़ने की। तो गाइज़ 31 दिसंबर 2008 को बेंगलोर के पास एक बस स्टैंड होता है, वहाँ से एक जो आदमी होता है वो कॉल करता है पुलिस स्टेशन में और वो बताता है कि इस हुलिये की जो औरत है वो इस टाइम जो है बस स्टैंड के आसपास खड़ी है। पुलिस हरकत में आती है और फटाफट वहाँ पर बस स्टैंड पर पहुँचती है और उस लेडी को जो है वहाँ से उठा लिया जाता है। बाद में उस लेडी से पूछताछ की जाती है और पूछताछ में पहले तो वो कुछ नहीं बताती है, तो उसका सामान वगैरह खंगाला जाता है। तो जब पुलिस उसका बैग खोलती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है क्योंकि उस बैग में बहुत सारी ज्वेलरी थी, पैसे थे। तो शुरुआत में तो जो कैम्पम्मा थी वो इधर उधर के बहाने लगाती है कि ये मेरी कमाई है या मेरे घर से लेके आई है या मुझे रिश्तेदारों ने दिए हैं। पर जब पुलिस उसको सख्ती से पूछताछ करती है तो कैम्पम्मा एक एक करके सारे मर्डर्स के बारे में बताना शुरू करती है कि उसने किस तरीके से ये ज्वेलरी जो है वो लूटी है और किस तरीके से उसने जो मर्डर किए हैं उनके बारे में एक एक करके बताती है। सो गाइज़ ये जो मर्डर हो रहे थे, ये जितने भी मर्डर हुए थे जिनका एक पैटर्न था कि जो विक्टिम्स थे उनको पोटेशियम साइनाइड से मारा गया है, तो बेंगलोर पुलिस ने कैम्पम्मा को एक निक नेम दे दिया था जो था साइनाइड मल्लिका या मल्लिका साइनाइड। तो इसी तरीके से 2010 में जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई पूरी और 2010 में जो एक मर्डर सामने आया जो कि मरियम्मा का मर्डर था, मुनियम्मा का, तो उसके कुछ सबूत मिले। तो उसके बेसिस पर बेंगलोर कोर्ट ने कैम्पम्मा को फांसी की सज़ा सुनाई और थोड़े टाइम बाद ही 11 से 12 के बीच में 2011 से 12 के बीच में एक और मर्डर उसने किया था जो नागावेणी का था। उसके कुछ सबूत आए जिसके बेसिस पर कोर्ट ने हियरिंग पर दोबारा से जो है कैम्पम्मा को फांसी की सज़ा सुनाई। तो इसके बाद जो कैम्पम्मा थी उसके बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होने लगे केसेस और बहुत सारे मर्डर सामने आने लगे। बट जो कोर्ट ने क्या किया कि कोर्ट ने कुछ सबूतों के बेसिस पर उसको बोला कि कैम्पम्मा के ख़िलाफ़ जितने कई सबूत हैं वो कई पुख्ता सबूत जो कई सामने नहीं आ रहे थे, जिनको रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं मानकर उन्होंने किसी तरीके से जो कैम्पम्मा है उसकी फांसी की सज़ा थी उसको कन्वर्ट कर दिया उम्र कैद में। उम्र कैद यानी कि जब तक वो जिंदा रहेगी वो जेल में रहेगी। सो गाइस 2008 से लेकर 2017 तक यानी कि 9 साल तक जो कैम्पम्मा थी मल्लिका साइनाइड उसको बेंगलोर जेल में जो शिफ्ट किया जाता है। उसी बीच 2017 में अगर आपको याद हो तमिलनाडु में जो वहाँ की जो नेता थी जयललिता, तो जयललिता की एक मित्र थी, बहुत ही करीबी मित्र, शशिकला। तो शशिकला उस वक्त किसी जुर्म में उनको जो है जेल जाना पड़ा और जो कोर्ट थी उनको पता था कि तमिलनाडु में अगर उनको रखा गया तमिलनाडु की जेल में तो जयललिता की वजह से उनको बहुत सारी फैसिलिटी जो है वो मिल जाएंगी। इसी वजह से जो शशिकला है उसको तमिलनाडु की जेल में ना रखकर उनको भेज दिया गया बेंगलोर की जेल में, जहाँ पर उनकी जो मुलाकात होती है वो जेल में केडी कैम्पम्मा से होती है यानी मल्लिका साइनाइड से। अब मल्लिका साइनाइड जब शशिकला से मिलती है तो वो बहुत खुश होती है और जेल में वो खूब उनकी जो है हेल्प करती है हर चीज़ में। कभी शशिकला को खाने की लाइन में नहीं लगने देती और हर तरीके से जो है वो उसके पास रहती है। तो थोड़े टाइम बाद कुछ जो वहाँ पर जो भी जेल में रहते हैं वहाँ पर खबरी जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से अफवाहें उड़ाते हैं कि जो कैम्पम्मा है वो शशिकला को जान से मारना चाहती है। इसी वजह से जो है वो शशिकला के आसपास रहती है।
पर जब पूछताछ करी गई तो कैंपमा से पूछा गया तो कैंपमा ने बताया कि मैं शशिकला को दिल से मानती हूँ और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो ये ख्याल मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उनकी जान लूँ। तो इसके बाद जो है कैंपमा की बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया गया और उसके बाद कैंपमा को बेंगलोर जेल से शिफ्ट किया गया किसी दूसरी जेल में। और अभी तक जो है कैंपमा जेल में है या उनकी डेथ हो गई है या उनको फांसी की सज़ा हो गई है, इसके बारे में अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो गाइज़ ये जो मेरा पहला केस था जिसके बारे में आज हमने काफ़ी डिस्कस किया, केडी कैंपमा के बारे में, और इसी तरीके से मैं आगे भी अपने वीडियोस लाऊंगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो इसके बारे में आप ज़रूर मुझे फीडबैक दे सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।